क्या आपको डोरेमोन का एनीवेयर डोर याद है? बस उसी पर बेस्ड है ये मूवी। उस पर नहीं, मतलब उसे सिमिलैरिटी रखता है ये मूवी जिसका नाम है द पोर्टेबल डोर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी अजीब से कमरे के अंदर जाता है और उसके अंदर जाते ही पीछे से कोई दरवाज़ा बंद कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम पॉल कारपेंटर नाम के एक आदमी को देखते हैं। पॉल की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। आज उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन अलार्म ख़राब होने की वजह से उसे उठने में काफ़ी लेट हो गया था। वो जैसे तैसे तैयार होने लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त उसका टोस्टर जल जाता है, उसके शूलेस भी टूट जाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद पॉल जब इंटरव्यू वाले लोकेशन पर पहुंचता है तब एक अनजान आदमी उससे बात करने लगता है। पॉल तो उसे नहीं जानता था, लेकिन वो आदमी कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। एंड जैसे तैसे पॉल उससे पीछा छुड़ाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इंटरव्यू की लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और तभी एक डॉग आकर उसका स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पॉल उसका पीछा करते करते एक गली में आ जाता है जहां उसे वो डॉग तो नहीं मिलता, पर एक दरवाजा मिलता है जिस पर एप्लीकेंट्स लिखा हुआ था। पॉल बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है। कमरे में सोफी नाम की एक लड़की पहले से बैठी हुई थी। पॉल को लगता है यहाँ पर भी कोई इंटरव्यू चालू है और वो लड़की भी इस इंटरव्यू में आई हुई है, इसीलिए पॉल भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। उन्हीं में से एक यानी डेनिस पॉल को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है। यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि डेनिस पॉल का नाम पहले से जानता था, लेकिन पॉल उसे पहली बार देख रहा था। कमरे में बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। वे सारे लोग मिलकर पॉल का इंटरव्यू लेने वाले थे। पॉल अभी जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है उसका नाम है JW वेल्स। फिर पॉल का इंटरव्यू शुरू होता है और उससे अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं। पॉल अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो सही जवाब दे पाए। पूरे इंटरव्यू के दौरान पॉल को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर किस टाइप के जॉब के लिए उसका इंटरव्यू किया जा रहा है। लास्ट में पॉल दीवार पर बने क्रैब जैसे पेंटिंग्स को देखता है और कहता है वो क्रैब देखने में तो एक लंदन के मैप जैसा लग रहा है। एंड उसकी ये बात सुनकर सारे मेंबर्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद पॉल को वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। फिर पॉल जब अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके रूममेट ने सोफा बेच दिया है क्योंकि रेंट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसका रूममेट भी उसे छोड़कर जाने वाला था। पॉल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और दोनों बात करने लगते हैं कि अब ना इनके पास पैसे हैं और ना ही कोई जॉब। तभी कमरे में कोई लेटर डाल देता है। पॉल लेटर खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो इंटरव्यू में पास हो चुका है और उसे जॉब मिल भी चुकी है। ये पढ़कर पॉल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन पॉल अपने जॉब पर पहुंचता है और देखता है कि बिल्डिंग तो काफी बड़ी और लग्जरियस थी, लेकिन पॉल को अब तक ये नहीं पता था कि उसका काम क्या है। रिसेप्शन पर बैठी औरत भी पॉल को कुछ ढंग से जवाब नहीं देती, बल्कि वो पॉल को वार्निंग दे रही थी ताकि पॉल ये जॉब छोड़कर चला जाए। तभी उसके पास डेनिस आता है ताकि वो पॉल को कंपनी के बारे में समझा सके। डेनिस उसे कंपनी में घुमाने लगता है और काफी अजीब अजीब जगहों से उसे लेकर जाता है और कुछ बोल भी रहा था, लेकिन अंदर काम चालू होने की वजह से शोर बहुत था और पॉल कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। वहीं पर डेनिस एक स्टेपलर को देखकर काफी अजीब सी हरकत करता है। वो स्टेपलर से कुछ ऐसे डर रहा था मानो वो कोई राक्षस हो। उसके बाद डेनिस पॉल को उस जगह लेकर चला जाता है जहां पर उसे काम करना था। वहां पर वो लड़की सोफी पहले से मौजूद थी। पॉल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी बातचीत करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं। कुछ देर बाद वहां पर रिसेप्शनिस्ट बहुत सारे मैप्स को लेकर वहां पर आती है और कहती है तुम्हें इन मैप्स की स्टडी करनी है और यही तुम्हारा काम है। पॉल को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो काम शुरू कर देता है। पॉल को वहां पर जो माहौल था वो बहुत अजीब लग रहा था। कंपनी काफी ज्यादा बड़ी थी और बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वहां पर एक भी कंप्यूटर नहीं था। एंड उसके बाद ब्रेक टाइम में जब दोनों नीचे आते हैं तब सोफी कहती है कि मैं कॉफी पीना चाहती हूँ। ये सुनकर पॉल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही सोफी ने कहा था मुझे कॉफी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है और अभी उसका कॉफी पीने का मन कर रहा है। सोफी खुद भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थी। जो चीज उसे पसंद नहीं था अचानक से उसे अच्छा कैसे लगने लगा। दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि वहाँ पर रोजी नाम की औरत आती है और दोनों को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सारे लोग एक गार्डन में आए हुए थे। रोजी एक बुक पढ़ रही लड़की की ओर इशारा करते हुए सोफी से कहती है जब वो लड़की बुक के लव वाले चैप्टर को पढ़ने लगे तब मुझे बताना। ये सुन हैरान होते हुए सोफी कहती है लेकिन ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि वो कब लव वाले चैप्टर को पढ़ने वाली है। तब रोजी कहती है तुम्हें बस पता चल जाएगा, तुम्हारी एबिलिटी यही है। सोफी उस लड़की पर नजर रखने लगती है और कुछ देर बाद सोफी को ये एहसास हो जाता है कि लव वाला चैप्टर शुरू हो चुका है। वो रोजी को इशारा करती है और फिर रोजी अपनी ताकत से एक लड़के को उस फाउंटेन में गिरा देती है। वो बुक वाली लड़की उसकी हेल्प करती है और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और यहाँ हमें इस कंपनी के काम
काम के बारे में पता चलता है कि ये कंपनी लोगों की किस्मत को थोड़ा बहुत बदल सकती है और ये लोग यही काम करते हैं। रोजी बताती है गॉब्लिन्स भी इन लोगों के लिए काम करते हैं। गॉब्लिन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि किस इंसान की किस्मत को कब और कितना बदलना है एंड ये गॉब्लिन जमीन के अंदर रहा करते हैं। पॉल को भी समझ आने लगता है कि ये कोई आम इंसानों की कंपनी नहीं है, यहाँ पर तो काम कर रहे हैं सभी एंड सभी लोगों में कोई ना कोई एबिलिटी है और उसे भी इसीलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि उसके अंदर भी कोई एबिलिटी है और अब पॉल को बस उस एबिलिटी का पता लगाना है। वापस अपने कैबिन में जाने के बाद पॉल जब एक मैप को स्टडी कर रहा था तब पॉल उस मैप को महसूस कर पा रहा था और यही पॉल की स्पेशल एबिलिटी थी। अगर वो किसी भी मैप को देख ले या फिर छू ले तो पॉल उस मैप को फील कर सकता था। मैप में देखकर उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। पॉल खोई हुई चीजों को बड़े आराम से खोज भी सकता था। उसके बाद कंपनी का मालिक जिसका नाम हम्फ्रे वेल्स है वो पॉल के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रास्ते में वेल्स उसे बताता है हमारी ये कंपनी सदियों से चलती आ रही है और हम लोगों की भलाई करने का काम करते आ रहे हैं। फिर वेल्स कहता है मुझसे एक गलती हो गई थी और मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जादुई दरवाजा खो दिया है। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी बहुत सी परेशानियां कम हो सकती हैं और तुम्हारी एबिलिटी ही यही है कि तुम खोई हुई चीजों को ढूंढ सकते हो। एंड उसके बाद वेल्स उसे कहता है कि तुम्हें द पोर्टेबल डोर को ढूंढना होगा और साथ में वो कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना है। इन दोनों के अलावा किसी और को दरवाजे के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं पड़ना चाहिए। पॉल अपना सारा काम छोड़कर दरवाजे को खोजने में लग जाता है और कंपनी के सभी दीवारों को चेक करने लगता है। फिर उसी रात पॉल जब सो रहा था तब उसके सपने में कंपनी के बोर्ड का एक मेंबर आता है और पॉल से पूछने लगता है कि वेल्स ने तुम्हें क्या काम दिया है। पॉल इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था इसीलिए वो कुछ नहीं बताता। इस वजह से वो आदमी पॉल को टॉर्चर करने लगता है। उस आदमी की यही खासियत थी कि वो किसी के भी सपने में घुस सकता है और कुछ भी कर सकता है। वो पॉल के पैर को मोड़ देता है, उसके कान बड़े कर देता है और उसके सारे दांत गिरा देता है। पॉल ये सब सह नहीं पा रहा था और इसीलिए उसको सब कुछ सच बताना पड़ जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। पॉल उस ऑफिस में पहुंचते ही दरवाजे को खोजना शुरू कर देता है। खोजते खोजते वो बेसमेंट में जा पहुंचता है जहां पर डेनिस का एक कैबिन था। डेनिस पॉल को वहां देखकर भड़क जाता है कि इंसानों का यहाँ आना मना है, यहाँ सिर्फ गॉब्लिन्स आ सकते हैं। एंड उसके बाद हम सोफी को देखते हैं जिसे ये समझ आ चुका था कि धीरे धीरे उसका मन बदलता जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए सोफी जॉब छोड़ने का फैसला करती है। उसी शाम सोफी और पॉल एक पब में जाते हैं और बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा हो जाता है। कुछ हद तक सोफी लोगों के मन को पढ़ सकती है, इसीलिए उसे ये समझ आ चुका था पॉल कुछ तो छिपा रहा है जिस वजह से वो नाराज हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं पॉल फिर से ऑफिस बिल्डिंग में जाता है। उसे लग रहा था कि बेसमेंट में जरूर कुछ ना कुछ है जो डेनिस उससे छिपा रहा है। पॉल सीधे बेसमेंट में पहुंचता है लेकिन दरवाजे के बाहर एक गार्ड खड़ा था और ये वही आदमी था जो पॉल को मूवी की स्टार्टिंग में इंटरव्यू वाले दिन मिला था। वो आदमी पॉल को अंदर नहीं जाने दे रहा था लेकिन पॉल उसे बातों में घुमाकर अंदर चला जाता है और उस दरवाजे को ढूंढने लगता है। पॉल को वहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं और साथ में उसको एक गॉब्लिन भी दिखाई देता है जो कि एक जगह पर इशारा करता है। पॉल उस जगह पर अपना हाथ बढ़ाता है और उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो देख पॉल खुश हो जाता है कि उसने दरवाजा खोज लिया। पॉल उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो वो बिल्डिंग के किसी और ही कोने में पहुंच जाता है। पॉल को वहां पहुंचाने के बाद वो दरवाजा एक टॉवल में बदल जाता है। पॉल देखता है वहां पर वेल्स कुछ मेंबर्स के साथ एक मीटिंग कर रहा था। पॉल उसकी बातें सुनने लगता है। वेल्स की बातों से पॉल को पता चलता है कि वो लोग एक एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ कर रहे थे लोगों के मन को बदलने का, और इन लोगों ने सोफी पर भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिस वजह से उसकी पसंद बदलने लगी थी। वेल्स अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा था। अगर हम इसी तरह लोगों के मन को बदल सकें और किसी प्रोडक्ट का आदी बना दे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो सोचो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। उनकी बातें सुन पॉल समझ जाता है उससे झूठ बोला गया था कि वो लोग अच्छे हैं क्योंकि यहाँ तो एकदम उल्टा है। फिर पॉल वहाँ से निकलने का सोचता है लेकिन उसे दरवाजा नहीं दिख रहा था। थोड़ा नीचे देखने के बाद उसे टॉवल मिला और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन थे वो उसने पढ़ा। दरवाजे को प्रकट करने के लिए पॉल को नॉक नॉक कहना होगा एंड दरवाजा खोलने से पहले पॉल को उस जगह का नाम लेना होगा जहां उसे जाना है, नहीं तो दरवाजा अपने आप उसे कहीं भी लेकर जा सकता है।
पॉल एक स्टोर का नाम लेकर वहां पहुंच जाता है एंड फिर टावल जो कि दरवाजा है उसे लेकर ऑफिस की ओर भागने लगता है ताकि सोफी को सब कुछ बता सके। कैबिन में पहुंचकर पॉल देखता है कि डेनिस सोफी को किसी बात के लिए डांट रहा था। उसके जाने के बाद पॉल उसे दरवाजे के बारे में बता देता है। पहले तो सोफी को यकीन नहीं होता, लेकिन एक दो बार उस दरवाजे को यूज करने के बाद उसे यकीन हो ही जाता है। एंड उसके बाद तो ये लोग मतलब कुछ दिनों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों की सैर करते रहते हैं और मजे करते हैं। लेकिन एक दिन डेनिस को इन पर शक हो जाता है। जब डेनिस कैबिन में आता है तो उसे फर्श पर रेत गिरी हुई मिलती है। डेनिस दोनों को वार्न करता है, अगर वेल्स को इसके बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। डेनिस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। सोफी जाना तो चाहती थी लेकिन वो जा नहीं सकती थी। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसने ठीक से वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था, इसीलिए बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के हासिल किए वो यहाँ से नहीं जा सकती। एंड इसके बाद दोनों उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर सभी के कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हुए थे। दोनों मिलकर सोफी के पेपर्स को खोजने लगते हैं। उन्हें पेपर्स मिल तो जाते हैं लेकिन उन्हें एहसास होता है कि जिस जगह पर हैं वो बिल्डिंग का सबसे निचला हिस्सा है जहाँ पर गॉब्लिन्स रहते हैं। गॉब्लिन्स को देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी दोनों को डेनिस दिखाई पड़ता है। उन्हें लगता है कि डेनिस उन दोनों को बचा लेगा, लेकिन डेनिस खुद एक गॉब्लिन था। अब वहाँ पर कुछ अनहोनी होती उससे पहले वहाँ खुद वेल्स आ जाता है। वेल्स एक जादूगर था और गॉब्लिन्स के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, इसीलिए वेल्स कुछ गॉब्लिन्स को स्टैपलर में बदल देता है। मौका देखते हुए पॉल और सोफी उस जादुई दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले वो किसी जगह का नाम नहीं लेते। इसीलिए दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ दरवाजे थे। उन्हें लगता है दोनों कैद हो चुके हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और ये J.W. वेल्स का असली मालिक था। अभी तक हम जिसे वेल्स समझ रहे थे वो इसका अपना बेटा था। यहाँ पर पूरी कहानी सामने आती है। वेल्स एक अच्छा आदमी था और उसके अंडर में उसकी कंपनी लोगों के भलाई के लिए ही काम किया करती थी, लेकिन उसका बेटा उससे बिल्कुल उल्टा था। उसे लोगों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो अपने डैड को कैद करके कंपनी को खुद चलाने लगता है। उसने बहुत से लोगों की आत्माओं को कैद करके रखा था जिसे वो एक अलग ही जगह पर भेजने वाला था। वेल्स उन दोनों से कहता है, कुछ दिनों में तुम भूख और प्यास से मर जाओगे और तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन पॉल हार नहीं मानता और वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है और उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाजा मिल भी जाता है। सारे लोग काफी खुश होते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वेल्स अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता था। दूसरी तरफ हम गॉब्लिन को देखते हैं जो सभी इंसानों के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक अपडेट के लिए लेकर जाने वाले थे, जिसके बाद सारे लोग वेल्स के बेटे के गुलाम बन जाएंगे। तो इसीलिए वेल्स उसे रोकने के लिए पहुंचता है और दोनों बाप बेटों में वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वेल्स अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो कमजोर पड़ने लगता है। वेल्स का बेटा इस कंपनी के मालिक यानी अपने डैड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो पॉल को उस जादुई दरवाजे को अपने पास लाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाए। पॉल को यहाँ पर एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ नई पावर्स आ चुकी हैं। पॉल वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बनाता है। पॉल के पास वेल्स के बेटे का कॉन्ट्रैक्ट था जो वेल्स ने खुद उसे दिया था एंड पॉल उसे अपडेट के लिए भेज देता है और अपडेट होते ही वेल्स के बेटे की सारी पावर्स खत्म हो जाती है। फिर सारे लोग मिलकर उसे कैद कर लेते हैं और वेल्स फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब से ये कंपनी फिर से लोगों की भलाई के लिए काम करेगी और सारे लोग वेल्स का साथ देंगे। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।